हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को हमने कवर करा। और हमारा जो अब लास्ट टॉपिक बचता है वो एक इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत हमने बोला था कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस की बात हम करेंगे। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था इसी तरह से इंटीग्रेशन होता है। बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। और इंटीग्रेशन क्या करता है ना, स्मॉल अमाउंट के एरिया, स्मॉल अमाउंट के एलिमेंट से इंटीग्रल का बेसिक अगर हम मतलब समझे ना तो उसका मतलब होता है सम। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, दो है, फिर तीन है, और फिर चार है, और फिर पांच है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको काउंट कर सकते हैं क्या हम? हाँ, ऑब्वियसली। ये एक डिस्क्रीट डाटा है, इसको क्या बोलेंगे, ये डिस्क्रीट क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिस्क्रीट क्वांटिटी को काउंट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये हम काउंट कर सकते हैं। ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और फोर हो गया, तो ये फाइव हो गया। ठीक है, सिंपल है। इसे 100,000 तक भी होगा तो भी आप काउंट कर लोगे। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा को तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आई कि भाई अगर मान लो कि हमारे पास इनफाइनाइट डाटा हो। ठीक है, इनफाइनाइट डाटा का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी हो। बोल दिया जाए कि 1 लाख बॉक्स रखे हुए हैं, तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, बट फिजिकली ऐसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पॉसिबिलिटी होती नहीं है, बट मैथमेटिक्स में ऐसी, फिजिक्स में ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप इसको करके देख सकते हो। तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस डाटा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डेटा के लिए क्या हुआ, इंटीग्रेशन का हमने जो है इंटीग्रेशन टूल जो है वो डेवलप करा। कि अगर मान लो हमने जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब हमें बोला जाए कि अब ये कोई आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, जैसे सर्कल होता है तो उसका एरिया तो हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर है, एलिप्स है तो पाई ए बी है। ठीक है, और भी जो फिगर फिगर होती है, जैसे कि हमारे पास मान लो सिलेंडर हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, तो एक सिलेंडर हो गया, इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम हमें पता होता है, बट ये आर्बिट्ररी शेप बन गई मान लो। अब आर्बिट्ररी शेप बन गई तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो आपको बोला जाए कि आप इसका एरिया कैलकुलेट करके लाओ। तो कोई स्टूडेंट को मैंने बोला कि एरिया कैलकुलेट करो, तो वो गया, जैसे तैसे इसमें कोई कुछ स्क्वायर बनाए, कुछ ट्राइंगल बनाया, कुछ रेक्टेंगल बनाया, कोशिश कर रहा है इसको कैलकुलेट करने की। तो क्या वो इसको कभी कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा नहीं है ना, और ये कोई एक प्री डिफाइंड सरफेस भी नहीं है। तो फिर आप इसके लिए तो आप इसका एरिया नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्या हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल बनाया गया है जो क्या करता है कि एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटीज में सेपरेट, स्मॉल क्वांटिटी में उसको ब्रेक करता है। तो अब ये बहुत लार्ज क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि हमने एक इसका स्मॉल एक फिगर ले लिया। अब स्मॉल फिगर ले लिया हमने, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप एक चीज समझ सकते हो कि ये पूरी बॉडी जो है वो अगर हम ऐसे छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स मान लें। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, अब ये जो लार्ज क्वांटिटी है इसमें एक हमने छोटा सा बॉक्स अज्यूम करा। अब मान लेते हैं कि इस लार्ज क्वांटिटी को हम ऐसा मान सकते हैं ना, ये लार्ज क्वांटिटी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अभी तो हमने एक छोटा सा बॉक्स अज्यूम करा है, इस तरह से कितने बॉक्स होंगे इसमें? बहुत सारे बॉक्स बनेंगे। ठीक है, तो क्या आप उनको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। और जितना ज्यादा छोटा बॉक्स होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं हम। जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स ये बनाया, अब मैं बड़े बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, अब बॉक्स सभी इक्वल साइज के होने चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो कि ऑलमोस्ट, मान लो कि ये रेक्टेंगल, जैसे मैं मान लो इस बॉक्स को मैं रेक्टेंगल की हेल्प से फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, तो
तो अब देखो आपको इतने से ही समझ आ जाएगा कि मैंने अभी सिर्फ इतना सा ही एरिया कवर करा है, बट अगर मैं बात करें हम कि देखो ये वाला जो स्पेस है हमारा, ये वाला स्पेस तो हमारा रह ही गया, ये वाला स्पेस जो है, ठीक है। और हमारे पास देखो ये वाला स्पेस है वो रह ही गया हमारे पास। तो हमने भले ही इसको रेक्टेंगल से भर दिया, बट हमारे पास ये जो स्पेस आ रहा है ना कॉर्नर में, ये बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आप लोगे तो उतने ज्यादा स्पेसेस रह जाएंगे, तो क्या आप कभी एक्यूरेट एरिया कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा छोटा बॉक्स होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी आंसर में, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे स्मॉल एलिमेंट कितने बनाए जाएं? तो ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट इनफाइनाइट बना दिए जाएं। तो क्या आप इनफाइनाइट को अगर आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो ये इसमें 10 बॉक्स बनते 1 मीटर स्क्वायर के, तो आप बोल देते कि सर एक मीटर स्क्वायर का है, 10 बॉक्स है तो 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। बट यहाँ पर तो बॉक्स हम बात कर रहे हैं कि ये तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है उसका रिजल्ट ज्यादा हो क्योंकि आपने एरिया कम कैलकुलेट करा ना ज्यादा बॉक्स बना के। तो आप क्या करो, ज्यादा बड़ा बॉक्स बना करके, तो आप क्या करोगे, जितना ज्यादा छोटा से छोटा बॉक्स लोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। और जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में एडिशन होगा, जितनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज का एडिशन होगा, जितने ज्यादा लार्ज नंबर बॉक्सेस का एडिशन होगा स्मॉल बॉक्सेस का, उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। तो उसको ऐड करना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो उसको ऐड कैसे करेंगे हम? उसको ऐड हम इससे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसकी जो टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक है? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो छोटा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे लेते हैं इसमें, हम्म, हाँ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब दिख तो रहा होगा थोड़ा। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया मान लो, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का जो ये विड्थ और वो है लेंथ है वो हमने ए और बी बोल दिया, ठीक है। अब मान लो कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप स्मॉल एक एलिमेंट कंसिडर करो। अब स्मॉल एलिमेंट ना, क्या, हम जनरली स्मॉल एलिमेंट ना स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का बनाते हैं। एक तो हमने एक इसमें ये 2D फिगर है ना, एक्स और वाई डायमेंशन में, इसका एक प्लेन है ना, तो प्लेनर बॉडी हमेशा एक्स और वाई डायमेंशन में होती है। तो अब मान लो कि अभी मैंने इसका जो है एलिमेंट हमने लिया, इस एक छोटा सा एलिमेंट लिया देखो। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बना दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, ठीक है। मैं इसको बड़ा बनाऊंगा ना तभी आपको ये दिखाई देगा, वरना आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको छोटा बड़ा बना रहा हूँ, आप इसको छोटा ही अज्यूम करके चलोगे, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन एक्स होती है ना, और ये वाली डायरेक्शन होती है वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा डी वाई। एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर करा है जिसकी विड्थ स्मॉल डी एक्स है और स्मॉल डी वाई है। हालांकि हमें इसका एरिया पता है, इसका एरिया कितना होता है, ए इंटू बी होता है रेक्टेंगल का ना, स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है, ए इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो अब हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि एरिया ए इंटू बी होता है सही में, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ज्यादा ये इंटीग्रेशन और ये अभी मैं इसका जस्ट आपको एक एप्लीकेशन फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ। अब आप ये नहीं पूछोगे कि इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, लिमिट कैसे अप्लाई कर रही है, ये सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करो कि आपने एक ये छोटा सा एलिमेंट बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब स्मॉल, अगर हम ऐसा मान सकते हैं कि रेक्टेंगल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका एरिया बताना है ना। तो एरिया का मतलब क्या हो गया कि हमें ये जो इसके अंदर का है वो हमें बताना है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको दूसरा कलर यूज करता हूँ तो शायद ये ज्यादा सही है ना। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है। तो अगर मैं कलर फिल कर देता हूँ फिर ये कोशिश करता हूँ समझने की आपको ज्यादा, ठीक है। जस्ट वेट, इसको कलर फिल कर देता हूँ फिर आपको ये ज्यादा समझ में आएगा।
तो आप लोग समझ जाओगे कि ये पूरा इसका एरिया है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये पूरा हमें एरिया कवर करना है, और हमारे पास है अभी एक स्मॉल एलिमेंट जो हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, पर अगर इसी स्मॉल एलिमेंट को अगर मैं इसी स्मॉल एलिमेंट से पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अब मुझे समेशन करना है, इन छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए हमने एक इंटीग्रेशन बनाया है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो अभी हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन दो जगह करना है ना, एक्स और वाई में। तो एक बार इंटीग्रेशन आएगा एक्स पर और इंटीग्रेशन आएगा वाई पर। ठीक है, तो अब वाई की लिमिट देखो, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। वाई वेरी कर रहा है 0 से b तक, और एक्स वेरी कर रहा है 0 से a तक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू बी आ जाएगी। कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी वो मैं अभी समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगा, हालांकि आपका कोर्स भी नहीं है तो इसको आप डबल इंटीग्रेशन बोलते हो। ठीक है, तो जस्ट आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि अब देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ये कैसे हमने बनाया, हमें तो नहीं पता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। हमने कैसे बनाया, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, उसको पे इंटीग्रेशन अप्लाई करा, यानी कि स्मॉल एलिमेंट को सम करा पूरे फिगर में, है ना। लिमिट जो है वो कंप्लीट लिमिट लगी है, ध्यान रखिएगा, ए और बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी लेंथ और विड्थ का रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको अब बेसिक आइडिया लग गया है। अब मैंने इसमें बहुत ज्यादा जो है बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ध्यान रखिएगा। इससे आपको डरना नहीं है, इंटीग्रेशन टफ लगता है स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में। तो इंटीग्रेशन अगर एक्स की पावर डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ, है ना। तो जीरो को, सॉरी -1 को छोड़ के, ठीक है, -1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है एक्स की पावर n-1। ठीक है, माइनस एक्स पावर एन, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और ध्यान रखिएगा n-1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 + 1 होके इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पहली आइडेंटिटी हो गई आपके पास में। ठीक है, इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या होगा बोलो। डीएक्स का मतलब हो गया कि मान लो हमारे पास ये पूरी लेंथ है, ये मान लो हमारे पास एक्स मीटर की, ऐसा मान लो, ये हमारे पास मान लो हमारे पास एक्स लेंथ पर कोई डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको बोलना है कि इस एक्स लेंथ के डिस्टेंस को आपको बताना है कि कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है यहाँ पर। छोटा सा एलिमेंट कितना ले लिया, जिसकी हमने विड्थ बोली dx, और अगर इसी dx को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास एक्स लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो वही किया है, स्मॉल dx का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी एक्स, इसीलिए इसकी वैल्यू होती है एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है एक्स। और इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट लगा दोगे। ठीक है, ये जस्ट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए होता है और कुछ नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ इसको। ये मान लो आपका ओरिजिन है, और ये आपके पास यहाँ तक आपकी जो है डिस्टेंस एक्स है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स हो गई ना। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, तो अब आपको, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स, अब आपने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है, x+c आ गया। ठीक है, तो अगर अब मैं बोलता हूँ कि x इक्वल में 0 पर क्या वैल्यू थी इसकी, x इक्वल में तो 0 पे वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपका फिर 0 होना पड़ेगा, क्योंकि x+x, 0 + 0 कितना होगा, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, ये मान लो आप y है कोई मल्टीपल y। ठीक है, तो y इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है इतना आपको। ठीक है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर
एक्स इक्वल में मान लो आप सी इक्वल में एक्स मानते हो, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो सी जो है वो जस्ट आपका बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। ये एग्जांपल ज्यादा हमने सही नहीं दिया, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, पर अभी आप इतना मान लो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, मतलब वो करने से, इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट आता है सी, उसको हम बोल देते हैं सी। ठीक है, तो ये सभी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो डिफरेंशिएशन में जब हमने डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का लिखा था, मतलब हमने क्या करा था, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स करा था ना, तो वहां से हमें कितना मिला था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से लॉग एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं दूसरे का। ठीक है, इसी तरह अगर इंटीग्रेशन आप cos x dx लिखोगे तो cos का कितना इंटीग्रेशन होता है, प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरह मैं बाकियों के लिए लिख देता हूँ, cos हो गया, फिर आप अगर साइन का लिखोगे तो साइन का कितना होता है, माइनस cos x प्लस सी। सेक स्क्वायर डी एक्स का कितना हो जाएगा, 10x प्लस सी। ना रिमेम्बर, हमने 10x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा वापस से। अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था आपके पास, सॉरी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स का वापस इंटीग्रेशन करने से सेक एक्स मिल जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन कर इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, ये सेम मिल जाएगा, इसलिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसी तरह अगर हमने कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करा था तो क्या है हमारे पास, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो dx जहां पर भी dx है ना, इसका मतलब x वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। dy होता तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v ऑफ dx है तो इसका कैसे होता है, तो उसका भी सेम होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बस मल्टीप्लाई का भी अभी जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे। वैसे मल्टीप्लाई के लिए अभी तो कोई नहीं, अभी हम मल्टीप्लाई का रहने देता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी आपको यूज नहीं होगा इतना ज्यादा। तो बेसिक कैलकुलेशन करनी है ना, जब आपको एप्लीकेशन पार्ट में जरूरत पड़ेगा तभी बता दिया मैंने। एक और बात है, जैसे हम अब जैसे मान लो हम करते हैं ये, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर तभी समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं आई। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट होगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका क्या था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, टू है, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना था, प्लस साइन एक्स, और वन बाई एक्स का कितना था वैल्यू, लॉग एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा।
ठीक है, अब मैं एक लिमिट वाला बता देता हूँ। जैसे एक्चुअली में होता क्या है ना, जो आप ये इंटीग्रेशन लिखते हो ना, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक लेके जा रहे हो। मतलब जैसे आपको समेशन करना है डीएक्स एलिमेंट का, तो आपको बताना पड़ेगा ना डीएक्स एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आप उसको समेशन करना चाहते हो। बिना बताए कहाँ कैसे करोगे, है ना। तो ये जो होती है ना नीचे, तो यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट और ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये नीचे होती है लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर अपर लिमिट, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक हम करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास, सॉरी, मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, जीरो से एक्स और एक्स इंटू डी एक्स का। ठीक है, और हमें एफ इक्वल में दे रखा है के एक्स होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एफ की जगह आपको क्या पुट करना है, के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो के कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन में भी बाहर था, इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स अब बचेगा क्या आपका, एक्स इंटू डी एक्स, और जीरो से एक्स। ओके, अब सेम वही चीज, एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हाँ, तो अभी तो मैं हर बार लिख के बता रहा हूँ, पर आपको ये याद होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से मैं फिर डायरेक्ट लिख दिया करूंगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है ना, तो वन प्लस वन टू अपॉन टू आ जाएगा ये। ठीक है, अब लोअर लिमिट जैसे आपने जिस सीक्वेंस में इस लिमिट पर इंटीग्रेशन में लगी हुई है, उसी लिमिट से आप इस पे लगाओगे तो ये जीरो आ जाएगा, ये एक्स। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। फिर आप क्या करोगे, एक एक बाई एक करके आप इसको लोअर लिमिट पे रखोगे। ठीक, लिमिट पे अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे। तो अब इसमें वेरिएबल क्या था, वेरिएबल तो इसमें एक्स था ना, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो वेरिएबल भी एक्स है, तो ये लिमिट भी किसकी है, एक्स की है। तो टू तो कांस्टेंट है ना, तो टू को हम बाहर ले देते हैं। नहीं भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो अब एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, फिर एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ आया। डिफरेंस इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि x वेरिएबल है, तो लिमिट जो है वो x की है, तो लिमिट x में ही पुट करनी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो आपको बाद में ये समझ में आया कि ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं, हमारा ये फिनिश हो जाएगा फिर। बस, try this color। दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मिड पॉइंट पर निकालते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इसलिए देखो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपको बोला जाएगा आगे, जब आप चैप्टर्स करोगे रोटेशनल मोशन वाला, तो आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द मोमेंट इनर्शिया ऑफ द रॉड वेयर द एक्सिस इज इन बिटवीन द लेंथ ना, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। तो फिर आपको यही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, मास मास की कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, और लेंथ वेरी नहीं कर रही है, तो लेंथ भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, मास अपन, हालांकि क्वेश्चन में चलो इसमें हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि अभी आपके लिए नया नहीं बिल्कुल। मास और लेंथ जो है ना वो कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू बताओ।
मास और लेंथ तो कांस्टेंट थे, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या बताया था बोलो, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें आप अप्लाई कर दो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू लिमिट। ध्यान रखना, लोअर है तो लोअर में ही लिखोगे, अपर है तो अपर में ही लिखोगे। ठीक है, तो एन बाई ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 एल। लिमिट जो है वो एक्स की है, थ्री का कोई उससे कोई लेना देना नहीं, तो आप थ्री को बाहर ले लीजिए। अब एक्स के लिए पुट करो, तो एल बाई टू का होल क्यूब माइनस आता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो अपने अभी अपर लिमिट रखिए माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो, तो आप एक्स की जगह माइनस एल बाई टू का होल क्यूब पुट करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 1/3 एल आ जाएगी ये। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3 है पावर, एल क्यूब अपॉन 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एल क्यूब अपॉन 8 अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एल क्यूब बाई 8 हो जाएगा, टू से। ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास एन एल स्क्वायर बाई 12 है ना। ये देखो कितना हो जाएगा, देखो n/3l लिखोगे आप, फिर ये कितना हो जाएगा, 2l³ बाई 8 हो जाएगा ना, तो 2 से 8 चला जाएगा 4, तो 4 का 12 हो जाएगा, और x है ना। ठीक है, और एक एल क्यूब से अपॉन वाला एल एक माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा एम स्क्वायर बाई 12, तो ये आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है, अभी हम कुछ ना एक दो चीजें ग्राफ से रिलेटेड और करके फिर ये हमारा डिस्कशन जो है उसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये लेंथी डिस्कशन हो गया बहुत ज्यादा ना, हमें लगा था एक दो लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा, तो नहीं हो पाया। ना एक चीज आप याद रखोगे कि इक्वेशन जो होती है ना लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो याद रखोगे। ये इक्वेशन होती है 2D, है ना, ये है आपके पास 2D की इक्वेशन, y - y1 कितना होता है बोलो, होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x। ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये मान लो कि तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये x1 y1 पॉइंट मान लिया आपने, और ये वाले पॉइंट y2 और y1 मान लिए। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि ना स्लोप निकालनी है ना, तो ये स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन होती है ना, इसी चीज को तो स्लोप बोल दिया जाता है। इसी को हम एम स्लोप बोल देते हैं। स्लोप क्या होता है, बस टेन थीटा होता है स्लोप। तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पर, y2 / y1 हो जाएगा, है ना। हालांकि ये एक्सिस पर पॉइंट नहीं होंगे, हमने गलत बना दिया, ये एक्सिस पर पॉइंट नहीं होंगे कभी भी। नहीं, प्लेन में होगा कोई भी पॉइंट इस तरह से। ये x1 y1 अगर मान लो, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको बता सकते हो कि ये किस तरह से होगा। तो जब प्लेन की इक्वेशन हो गई आपके पास में, ये प्लेन की बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया y - y1 इक्वल में y2 - y1 अपन x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, सिंपल होती है। ठीक है, कोई भी अगर हमने स्ट्रेट लाइन अगर हमने प्लेन में खींची हुई है तो उसके लिए इक्वेशन होती है। ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ग्राफ, बेसिक ग्राफ आपको ड्रॉ करने आते ही हैं। ठीक है, वो हम जैसे जैसे डायग्राम आपके आते जाएंगे, जैसे वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे अगर कभी आ जाता है, जैसे कई बार आता है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है, आपको पता है कूलम्ब्स लॉ से आता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है,
आर इन्फिनिटी तक जीरो हो रही है ना वैल्यू, तो आर इन्फिनिटी तक जीरो हो रही है, और जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी, आर जीरो पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है ना, और आर इन्फिनिटी पे कितनी हो रही है, जीरो, तो इसलिए ग्राफ बन गया, ये एफ और आर के बीच का ग्राफ हो गया। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी आप जानते हो, वाई स्क्वायर इक्वल में 4ax इस तरह से होती है। ठीक है। एक हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उससे आप याद रख सकते हो। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स लिखा है ना, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर टर्म को जीरो कर दो, तो आपने जैसे ही वाई स्क्वायर को जीरो करा तो यानी कि वाई इक्वल में जीरो आ गया। और वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो होता है, तो इसका मतलब पैराबोला जो है ना आपका एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल में 4ax। ठीक है, जीरो से पास होगा, कोई भी क्वेश्चन से जीरो से पास होती है ना, तो जीरो जीरो को सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें जीरो जीरो पुट करके देखोगे तो आ जाता है जीरो जीरो। आ रहा है ना, वाई को जीरो पुट करो, एक्स को जीरो पुट करो, तो जीरो जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी पैराबोला, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल में 4ay, तो एक्स स्क्वायर को जीरो करो, एक्स जीरो, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये आपको जैसे जैसे ग्राफ ड्रॉ करे जाएंगे सब्जेक्ट के साथ में या फिगर के हिसाब से, तो उसी हिसाब से बता दी जाएंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हमारा जो है, हमने काफी कुछ मैथमेटिकल पोर्शन, मैथमेटिकल टूल्स था वो कन्वर्ट करा, जो हमने लर्न किया। ठीक है, अब आप इस पे बेस न्यूमेरिकल करोगे, कोई डाउट आता है तो आपको ईमेल, और अभी हम व्हाट्सएप की लिंक भी भेज रहे हैं, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप ये सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद में जो है आपका, हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो से जो है अपना, जैसे हमारा नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था वैसे ही चलेंगे चलेंगे। हमारा जो यूनिट एग्जामिनेशन हो चुका था, तो हम एरर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम मैकेनिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है वो आपको खुद से करना है, अगर प्रॉब्लम होती है तो करा देंगे हम। ठीक है, वरना क्योंकि फिर ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप कुछ कुछ चीजें आप लोग करते रहिए। ठीक है, जो चीजें मुझे लगा जैसे मैथमेटिकल टूल्स इंपॉर्टेंट है तो वो करा दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम एरर वाले में जो भी है, दो वीडियो लगेंगे, तो दो वीडियो करके उसको खत्म करके, कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करके तो कंप्लीट करके, फिर हम जो है सीधा मैकेनिक्स पे जंप करेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर, यू नो, थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस। एंड रिवाइज करते रहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो हमने करा दिया वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप कुछ न्यूमेरिकल कराए गए उनसे हटके भी कुछ न्यूमेरिकल करते रहिए। ठीक है, और ये टॉपिक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। ठीक है, चाहे वो क्लास 11th 12th हो, जेई हो, नीट हो, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो, ये सभी बेसिक हैं जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, इसी से फिजिक्स स्ट्रांग होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।